हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द आयर आर्मी यूट्यूब चैनल। और एचपीएससी फ्री लेक्चर सीरीज एएमओ के लिए हम आगे बढ़ते हुए आज नया स्थान स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा चरक निदान स्थान। वीडियो में जितने भी न्यू सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं वह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हमारी न्यू वीडियो आप तक जल्द पहुंच जाए। और जितने भी नोट्स जो वीडियो से रिलेटेड होते हैं वो उनको मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड साथ के साथ कर देता हूं। तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं ताकि आपको फ्री नोट्स की पीडीएफ आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना चरक निदान स्थान का पहला चैप्टर, जिसका नाम है ज्वर निदान अध्याय। तो निदान स्थान में मैं आप सभी को बता दूं कि एक या दो क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं एमओ के एग्जाम में। लेकिन ये चूंकि डिजीज से रिलेटेड स्थान है, क्योंकि इसमें ज्वर, रक्तपित्त, गुल्म, उन्माद, अपस्मार, ठीक है, इन चैप्टर के बारे में बताया गया, इन रोगों के बारे में बताया गया है, तो इसलिए इनको पढ़ना इम्पोर्टेंट है और इजी क्वेश्चन आते हैं। तो हम कंप्लीट कर लेते हैं इसमें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चरक निदान स्थान। तो थर्ड नंबर श्लोक आपके स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा होगा, इसको देखते हैं। इसमें फर्स्ट लाइन जो बताई है वो सिनोनियम बताए हैं। किसके सिनोनियम है? निदान के, हेतु के, ठीक है, कारण के निदान, ठीक है। तो आप इसको पढ़ लेते हैं। हेतुर निमित्तम आयतम कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम निदानम इत्य अर्थांतरम। तो ये लाइन याद ही होनी चाहिए, क्योंकि इसमें से कोई भी वर्ड आ जाता है और कह देते हैं कि ये सिनोनियम किसका है। तो आपको जब तक लाइन याद नहीं होगी तो कन्फ्यूजन हो ही जाएगी। फिर है तत्त्रिविधम असात्मीय इंद्रियासह प्रज्ञापराध परिणाम। तो रोगों के क्या कारण होते हैं? व्याधि, ठीक है, वो क्या है? निदान के प्रकार, ऐसे आत्मीय इंद्रियासर योग, प्रज्ञापराध परिणाम। फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि व्याधि के पर्याय क्या है। तो व्याधि के पर्याय फोर्थ नंबर श्लोक में बताया है। व्याधिर आमेयो, आमेय, गद आतंको, यक्ष्मा, ज्वरो, विकार, रोग। ये सारे सिनोनियम है किसके? व्याधि के, ठीक है। तो ये भी आपको याद करना है। फिर अगला इंपॉर्टेंट श्लोक बनता है आपका फिफ्थ नंबर श्लोक, जिसमें क्या है? निदान पंचक की बात की जा रही है। तो निदान पंचक में क्या आते हैं? निदान पूर्व रूप लिंग उपसय संप्राप्ति। तो श्लोक में लिखा है तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपसय संप्राप्ति। तो निदान तो हो गया व्याधि के कारण, पूर्व रूप हो गया प्रोडोमिनल सिम्टम, ठीक है, यानी व्याधि के उत्पत्ति के पहले जो लक्षण आते हैं वो पूर्व रूप हो गए। लिंग क्या हो गए? जो लक्षण आए हैं। उपसय क्या हो गए? जो हम थेराप्यूटिक्स देते हैं। और संप्राप्ति क्या होगी? जो पैथोजेनेसिस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। निदानम तत्र निदानम कारणी होते उत्तम अग्रे पूर्व रूपम प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधे। तो ये इंपॉर्टेंट श्लोक है कि निदान हम कारण को कहते हैं जो व्याधि का कारण है, जबकि पूर्व रूप क्या है? प्राग उत्पत्ति लक्षणम व्याधि, व्याधि की उत्पत्ति से पूर्व के लक्षण जो हमें दिखते हैं। जैसे कोई भी व्याधि आने वाली होती है हमारे शरीर में, तो कई बार हमें ऐसा होता है कि आज थोड़ा फीवर सा महसूस हो रहा है, फिर 2 दिन बाद हमें पता चलता है अरे खांसी भी हो गई है, साथ में कई सारे सिम्टम्स आने लगे हैं। तो वो पूर्व रूप है जो सबसे पहला पूर्व रूप बताते हैं, ठीक है। फिर ये बताया अगले श्लोक में प्रादुर्भूत लक्षणम पुनर्लिंगम। तो लक्षण किसको कहते हैं? जिसके लिंग प्रकट हो जाए, जिसके लक्षण सिम्टम प्रकट हो जाए, उसको क्या कहेंगे? लिंग कहेंगे या लक्षण कहेंगे। तो इसके सिनोनियम भी पूछ लेते हैं। तत्र लिंगम आकृति लक्षणम चिन्हम संस्थानम व्यंजनम रूप इत्ते अर्थांतरम अस्मिन अर्थे। यानी लिंग, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान, व्यंजन, रूप, ये सारे सिनोनियम है। तो सबसे बेहतर होगा कि आप इस श्लोक की लाइन को ही याद कर लें, क्योंकि मैंने तो लाइन ही याद करी थी तो मुझे याद रहता है। इसका कोई फॉर्मूला वगैरह बनाने की जरूरत नहीं, नहीं तो कंफ्यूजन हमेशा रहेगी। आगे चलते हैं उपसय। उपसय के बारे, उपसय का कंसेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? उपसय के बारे में बताया। उपसय पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम, विपरीत अर्थकारी नाम, च औषध आहार विहार नाम उपयोगे। तो च औषध का मतलब क्या है? तीन चीजों की बात हो रही, औषध, आहार और विहार। क्या? पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम, या तो हेतु के विपरीत हमें औषध देनी है, जो कारण है उसके विपरीत, ठीक है, या व्याधि के विपरीत, पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम, ठीक है। तो व्याधि के विपरीत या दोनों के उभय विपरीत देनी है, हेतु व्याधि उभय विपरीत। वैसे ही नीचे बताया है कि सुखानुबंध है, यानी सुखोत्पत्ति के लिए सेवन का उपाय करना उपसय है। तो अब इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है उपसय की परिभाषा में से, लेकिन इसके एग्जाम्पल जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम्पल की जो पीडीएफ है मैं आप सभी को एक बता देता हूँ, ये वाली पीडीएफ। ये वाली पीडीएफ मैं आपके टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा। ये वाली पीडीएफ आपको याद करके जानी है, ये वाला जो पेज है, ठीक है। कि उपसय के प्रकार भेद हैं 6, चक्रपाणी 8 बताते हैं। कैसे?
हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि उभय विपरीत, या हेतु विपरीत अर्थकारी, व्याधि विपरीत अर्थकारी, या हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी। विपरीत का मतलब तो हम समझते हैं कि अपोजिट। विपरीत अर्थकारी का मतलब क्या है? विपरीत अर्थकारी का मतलब है कि सेम। जैसे कि मैं बता देता हूं कि शीत का विपरीत क्या है? उष्ण। लेकिन शीत का विपरीत अर्थकारी क्या है? शीत। तो यही प्रिंसिपल है होम्योपैथी और आयुर्वेद का। आयुर्वेद क्या है? हेतु कारण के विपरीत काम करता है, व्याधि के विपरीत काम करता है, ठीक है। लेकिन होम्योपैथी क्या करता है? हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी करता है। लाइक होम्योपैथी का प्रिंसिपल है कि कोई बीमारी को जैसे कोई बीमारी का पेशेंट आया, तो उस बीमारी को इतना बढ़ा दें, ऐसी दवाई दें कि इतना बढ़ा दें कि हमारा इम्यून सिस्टम खुद ही जागरूक हो जाए और उस बीमारी को कम कर दे, ठीक है, उस बीमारी से लड़ने लग जाए। ठीक है, तो ये होता है होम्योपैथी का प्रिंसिपल। तो उस हिसाब से ही ये चीजें बताई गई उपचय के प्रकार। तो इसमें से क्वेश्चन आ जाता है, पहले तो आपको याद रखना है औषध, अन्न और विहार सबका अलग अलग कॉलम है। तो इसमें आपको याद रखना है हेतु विपरीत में क्या आता है? शीत कफत ज्वर में शुंठी आदि उष्ण औषध। अब शीत कफत ज्वर है और शुंठी का यूज कर रहे हैं, उष्ण औषधि का, तो ये औषधि का काम कर रही है, तो हेतु विपरीत हो गई। ठीक है। वैसे अन्न की बात करें तो श्रम और वात जन्य ज्वर में मांस रस का प्रयोग हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया? हेतु विपरीत हो गया, कारण के विपरीत। दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण, ये विहार हो गया ना, कोई औषधि थोड़ी है। उसको हम समझा रहे हैं कि भाई रात में जग जाइयो, रात में सोइयो मत। ठीक है, तो दिवा स्वप्न से उत्पन्न कफ में रात्रि जागरण। अब व्याधि विपरीत का एग्जाम्पल क्या हो गया? अतिसार हो रहा है और उसको कुटस दे दी। कुटस का बोटेनिकल नेम है होलेरिना एंटी डिसेंट्री का। ठीक है, तो अतिसार में स्तंभनार्थ कुटस दे दी तो व्याधि विपरीत हो गई। जबकि अतिसार में स्तंभनार्थ मसूर दे दी, मसूर की दाल। ठीक है, तो ये अन्न हो गया। ठीक है, और बिहार में उदावर्त में प्रवाहन दे दिया, उदावर्त है तो उसमें प्रवाहन दे दिया। हेतु व्याधि उभय विपरीत क्या हो गया? दोनों चीजें होंगी। वातिक शोथ है, यानी कारण क्या है? वात। ठीक है, और व्याधि क्या है? शोथ में वातहर और शोथहर, दसमूल का क्वाथ। समझ रहे हैं ना आप? तो ये चीज हो गई। जैसे वात कफ जन्य ग्रहणी में तक्र का प्रयोग, तक्र क्या करेगा? ग्रहणी में बेस्ट है, प्लस वात कफज नाशक भी है। ठीक है, तो ये हो गया तक्र का प्रयोग, तो ये हो गया उभय विपरीत। वैसे ही एक एग्जाम्पल व्याधि विपरीत का मैंने पेन से लिख रखा है, ये वाला सन्निपात ज्वर में पाठा का प्रयोग, कुष्ठ में खदिर और प्रमेह में हरिद्रा। ये व्याधि विपरीत का औषध का मतलब पार्ट्स है। ठीक है, फिर हेतु विपरीत अर्थकारी क्या हुआ? पित्तज व्रण है और उष्ण उपना। पित्तज व्रण है जिसमें पित्त की प्रकोप हो रखा है, लेकिन उष्ण ही उपना हम कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका हेतु हेतु विपरीत अर्थकारी। वैसे ही व्याधि विपरीत अर्थकारी में हो गया छर्दी रोग है, लेकिन वमन कारक मदन फल का ही प्रयोग है। जब उल्टी आ रही है पेशेंट को और मदन फल ही हम खिला रहे हैं। ठीक है, तो ये हेतु व्याधि वो व्याधि विपरीत अर्थकारी हुआ। तो इस टेबल को आप समझ लेना है, पढ़ लेना, मैंने थोड़ा गाइड कर दिया आपको। जांगम विष में स्थावर विष का प्रयोग, स्थावर में जांगम, ये एक्स्ट्रा था जो इसमें टेबल में नहीं था, उसको मैंने लिख लिया। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। और जैसे कोई भी लाइन लिख के दे देंगे, वात कफत गृहिणी में तक्र का प्रयोग, मान लो इतना दे दिया, गृहिणी में तक्र का प्रयोग। ऑप्शन में होगा कि ये किसका एग्जाम्पल है या कौन सा उपसय है। तो ऑप्शन में होगा हेतु विपरीत, हेतु व्याधि उपय विपरीत, या हेतु विपरीत अर्थकारी। फिर साथ में भी लिखा होगा औषध या अन्न या विहार, तो आपको यहां से भी डिफरेंशिएट करना है, औषध है या अन्न है या विहार है। तो टोटल आपको ये बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो एक बार पढ़ लेंगे ना, समझ लेंगे, तो कंफ्यूजन नहीं होगी। तो चलिए हम अगले श्लोक पे चलते हैं। छठा नंबर श्लोक है संप्राप्तिर आजातिर आगति इत्ते अर्थांतरम व्याधे। ठीक है, संप्राप्ति क्या है? पैथोजेनेसिस, दोष व्यापार जो होता है। ठीक है, तो संप्राप्ति कैसे कैसे डिजीज की प्रोग्रेस हुई है, कैसे कैसे डिजीज बनी है, तो पैथोजेनेसिस वो संप्राप्ति होगी। तो संप्राप्ति के बारे में बोल रहे हैं, आ जाति आगति। ठीक है, जाति और आगति ये पर्याय हैं इसके। तो कितने प्रकार की संप्राप्ति है? संप्राप्ति 5 प्रकार की है, संख्या, प्राधान्य, विधि, विकल्प, बल, काल, विशेष। ठीक है, तो बल काल जो है, बल काल एक ही शब्द है, बल काल विशेष। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि वाग्भट ने कितनी संप्राप्ति मानी है? तो वाग्भट ने भी 5 मानी है, लेकिन कौन सी संप्राप्ति नहीं मानी है, ये क्वेश्चन आता है। तो वाग्भट ने विधि संप्राप्ति नहीं मानी, ये विधि संप्राप्ति लिख लो, आप नोट कर लो। वाग्भट ने विधि, वी से वाग्भट, वी से विधि, विधि संप्राप्ति नहीं मानी है। तो 5 कैसे हुई? 5 ऐसे हुई, बल काल को अलग अलग कर दिया, बल संप्राप्ति अलग, काल संप्राप्ति अलग। तो टोटल 5 ही रही, लेकिन विधि नहीं मानी है। जबकि बल काल को चरक ने एक ही माना था। ये क्वेश्चन कई बार आता है, इंपॉर्टेंट है। फिर संख्या क्या होगी?
संख्या हो गई अष्टज्वरा, ये एग्जाम्पल जो है ना, पंचगुल्म संख्या नॉर्मल चीज है। प्राधान्य किस दोष का तरतमा अभाव है, ठीक है, लाइक वात का ज्यादा प्रकोप है या पित्त का है, तो वो प्राधान्य हो गया। विधि संप्राप्ति क्या होगी आपकी? विधि संप्राप्ति होगी कि रोगों के भेद कितने हैं, निजागंतुज है, चतुर्विध है, साध्य साध्य मृदु दारुण, ठीक है। विकल्प क्या हो गया? संवेता नाम पुनर्दोषा नाम अंशांश बल विकल्पो अस्मिन अर्थ है। दोषों की अंशांश कल्पना, लाइक वात का, एक डिजीज में वात का 60% है, पित्त का 20% है, ठीक है, और कफ का कितना 10% है, तो बिल्कुल अंशांश कल्पना करना, बिल्कुल। तो वो हो गया आपका विकल्प संप्राप्ति, ठीक है। और बलकाल तो वही हो गया, ऋतुओं के अनुसार बलकारी बीमारी है, या पेशेंट कैसा है, बलवान है या हीन है, ठीक है, वो हो गया। तो क्वेश्चन जो आता है वो वागवट वाला आता है इसमें, इंपॉर्टेंट। चलिए अगला चलते हैं। ये आपके जो मैंने अभी पीडीएफ दिखाई थी उसका सारा इसमें भी आगे बताया गया है। फिर श्लोक नंबर छठे पे चलते हैं, सॉरी 9 नंबर श्लोक। तो इसमें क्या लिखा है? ज्वर के, जैसे चैप्टर का नाम है ज्वर निदान अध्याय, तो ज्वर के बारे में आगे बताया। पहले तो इंट्रोडक्शन दे दिया क्या होता है निदान पंचक, फिर ज्वर के बारे में सारा बताया है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं इसमें, थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी फर्स्ट चैप्टर में खासकर। ज्वर में क्या है? ज्वर के बारे में बताया, ज्वर के कारण 8 होते हैं, आप लिख लो, ज्वर के कारण 8 होते हैं। हमें लगेगा ज्वर के, जैसे वात पित्त कफ, ठीक है, वात कफज पित्त कफज, और फिर आगंतुक, टोटल 8 होगा ये। तो हमें लगेगा कि ये ज्वर के भेद हैं, लेकिन ज्वर के भेद नहीं है, ज्वर के कारण है ये। फिर लिख लीजिए ज्वर की प्रकृति 8 होती हैं, ज्वर की प्रकृति भी 8 होती है, ये क्वेश्चन आ जाते हैं। लेकिन कोई पूछे ज्वर के भेद कितने हैं, तो आपको लिखना है 2। ज्वर के भेद 2 है, निज आगंतुक भेद से ज्वर 2 प्रकार का होता है। ज्वर की उत्पत्ति में कौन से स्रोत अवरुद्ध होते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। ज्वर की उत्पत्ति में कौन से स्रोत अवरुद्ध होते हैं? तो रसवह और स्वेदवह, रसवह और स्वेदवह, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो ये जो लिखा है ना, वात पित्त है, वात कफा है, ये ज्वर के कारण है, ज्वर के भेद नहीं है। ये लिखा भी है हिंदी में, आप पढ़ लेना, लेकिन क्वेश्चन बनता है तो इसलिए मैंने पहले ही बता दिया। तो वात प्रकोप के कारण है, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, वही नॉर्मल कारण है जो वात प्रकोप के होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट श्लोक ये है, फिर 10 नंबर श्लोक। इसमें क्या है? वात ज्वर के लक्षण बताए हैं। तो इसमें कुछ कुछ वर्ड हैं सीधे वर्ड लिख के आ जाते हैं, तो उन वर्ड को अंडरलाइन करवा रहा हूँ, वो आप अपनी बुक में अंडरलाइन कर लें और वही सेम पढ़ के चले जाएं। समझा भी दूंगा, ताकि आपके माइंड में रहेंगे, तो आपको ऐसा तुक्का वुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, याद रहेगा आपको। जैसे क्या है? विषम आरंभम विसर्गित्वम, ज्वर आने का कोई टाइम नहीं होता है, कभी भी आ जाता है, कभी भी चढ़ जाता है, कभी भी उतर जाता है। तो ये वात का ही लक्षण हुआ ना, वात इतना चंचल होता है, कभी भी चढ़ा कभी भी उतर गया, तो वही हो गया विषम आरंभी विसर्गित्वम, इसको अंडरलाइन कर लिए। ऊष्मनो वैषम्यम, ताप कभी चढ़ता है कभी कम हो जाता है, टेम्परेचर जो होता है, तो ऊष्मनो वैषम्यम, तो ये हो गया, ये इंपॉर्टेंट है, वात का लक्षण है। जरनांते दिवांसे दिवसांते निशांते घरमानते, ये इंपॉर्टेंट है। जब खाना पच गया है, तो जब पच गया है तो वात की तो मतलब वात का तो प्रकोप होगा। जब खाना पच जाता है, जब खाना पच रहा है तो कौन बचा रहा है? पित्त बचा रहा है, ठीक है। और जब खाना खा रहे हैं तब कौन दोष काम कर रहा है? कफ कर रहा है, क्लेदक कफ वगैरह, ठीक है। और जब पच रहा है तो क्या है? वायु, अपान वायु वगैरह ही तो काम कर रही है। तो वो ये कह रहे हैं, जरनांते, जब खाना पच जाता है तब बुखार आता है। दिवसांते, जब दिन खत्म होने को होता है, वात का कारण। निशांते, जब रात्रि खत्म होने को होती है तब, ठीक है। और घरमानते, घरमानते का मतलब है जब पित्त खत्म, घरमानते घरम स्वेद का पर्याय होता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। फिर क्या है? परुष अरुण वर्ण, तो नख नयन वदन ये अरुण वर्ण के होंगे, तो ये नॉर्मल सी चीज है। फिर आपको याद रखना है इसमें ये क्लिरिप्टिव भाव, ये लिखा है ना, क्लिरिप्टिव भाव, तो ये याद रखना है, क्लिरिप्ति भाव, ये वर्ड को गोला कर लेना। फिर इंपॉर्टेंट है ये पादयो सुप्तता, पैरों में सूनापन, पिंडिको ओरुडिष्टनम, जानूनु, ये तो छोड़ दो आप। फिर आप याद रखना इसमें, मैं इंपॉर्टेंट और कम ही लगवाऊंगा। वैसे और सारे जो कोचिंग सेंटर होते हैं वो सारा पढ़वा देते हैं, लेकिन मैं इंपॉर्टेंट ही पढ़ाऊंगा आपको, जो क्योंकि याद करने मुश्किल हो जाता है, फिर काफी चीजें हैं। स्वनष्ट करनी हो, ये वाला स्वनः करनी हो,
ठीक है। संख्य और निस्तोदय, संख्य और निस्तोदय, कसाय आस्यता, मुख का कसैलापन, कसाय आस्यता वैरस्यम। ठीक है। हृदग्रह, पिपासा, हृदग्रह, शुष्क छर्दी, छर्दी है इसमें, याद रखें अभी कोरिलेट करके पढ़ेंगे, पित्त का भी तो कफ का तो याद रहेगा। शुष्क काश, छबतु उद्गार, अन्न रस खेद, याद रखना अन्न रस खेद। उष्ण अभिप्रायता, उष्ण अभिप्रायता, वातज ज्वर में उष्ण की अभिलाषा होती है कि गर्म चीज हो हमारे पास, ठीक है, गर्म चीज खाएं। उष्ण अभिप्रायता, तो ये हो गया वातज ज्वर के। इतना आप याद करना, एक नोटबुक में लिख लेना बेशक, तभी याद होंगे, ऐसे श्लोक से याद ना होंगे। फिर अगले श्लोक पे चलते हैं। पित्त प्रकोप के कारण है, पित्त की संप्राप्ति है, इसको छोड़ देते हैं। फिर पित्त के लक्षण है, ठीक है, इसको देख लेते हैं। तो युगपत केवले शरीरे ज्वरस्य आगमन। ठीक है, तो युगपत केवले शरीरे, याद रखें युगपत केवले शरीरे, ये ज्वरस्य आगमन अभिवृद्धि, ये पित्तज ज्वर में भी लाइन है और कफत ज्वर में भी है, तो दोनों में है, तो ये लाइन लिख के आ जाती है। तो किस ज्वर के लक्षण में बोला गया था, पित्तज और कफज में, बोथ में लिख लीजिए, कफज में अभी देख लेंगे नीचे। फिर भुक्तस्य विधा काले, जब खाना पच रहा है, मैंने बताया ना विधा काले, तो तब ये ज्वर आएगा। दिन में आएगा, आधे दिन में आएगा, आधी रात्रि में आएगा, जब पित्त का काल होता है। ठीक है। शरद ऋतु में आएगा, शरद ऋतु, ठीक है। घरमानते का मतलब क्या था वहां पे, घरमानते का मतलब था वर्षा ऋतु। जो वातज ज्वर में घरमानते पड़ा था ना, उसका मतलब हुआ वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु में वात का काल होता है, वात का प्रकोप होता है, वैसे ही शरद में पित्त का प्रकोप होता है, शरद ऋतु बता रहे हैं। कटु का आस्यता, वातज में क्या था, कषाय आस्यता, इसमें कटु का आस्यता है। फिर क्या है, ऊष्मा तृष्णा, उसमें भी पिपासा थी, उसमें पिपासा नाम से वर्ड आया, इसमें तृष्णा नाम से आया है पित्तज में, ये याद रखें। फिर मूर्छा, अतिसार, अन्न द्वेष, वहां क्या था वातज में, अन्न रस खेद, इसमें है अन्न द्वेष। वर्डों को बिल्कुल ध्यान से लिखें और ध्यान से पढ़ें। सस्वेद, तो स्वेद के साथ आएगा ज्वर। और शीत अभिप्रायता इंपॉर्टेंट है, वहां क्या था वातज में, उष्ण अभिप्रायता, इसमें है शीत अभिप्रायता। तो ये हो गए पित्त ज्वर के लक्षण, इतना आपको याद रखना है। फिर अगला देखते हैं कफत ज्वर में क्या लिखा है। श्लोक नंबर आपका 12, ठीक है। श्लोक नंबर 12 में कफत ज्वर में लिखा है, देखो ये लाइन आ गई ना, युगपत केवले शरीर ज्वर से अवगम अभिवृद्धि, तो सेम लाइन पित्तज और कफत ज्वर दोनों में है। फिर भुक्त मात्रे, जैसे ही हमने खाना खाया, भुक्त मात्रे, तो कफ उस टाइम काम करता, तो कफत ज्वर के लक्षण है। पूर्वाह्न, सुबह सुबह, कफ का काल होता है। पूर्व रात्रे, रात्रि के प्रथम प्रहर में, ठीक है। वसंत काले, वसंत में कफ का प्रकोप होता है, तो कफत ज्वर। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना, तो ये कंसेप्ट समझ आ जाता है, फिर दिक्कत नहीं होती है, रट्टा नहीं मारना है आपको। श्लेष में प्रसेको, मुखस्य माधुर्य, मुख का टेस्ट माधुर्य होगा, उसमें था कषायास्य था, इसमें था कटुकास्य था, इसमें है मुख माधुर्य। ठीक है। निद्रा आधिक्य, उसमें क्या था निद्रा के लिए, निद्रा के लिए क्या बोला था, याद है। इसमें निद्रा अधिक्य होगी, जबकि वातज में निद्रा नहीं आएगी। ठीक है। सहस्तंभ निद्रा, श्वास काश प्रतिशा, ये तो कफज के हैं, इंपॉर्टेंट है। उष्ण अभिप्रायता तो कॉमन है, लिख लो। उष्ण अभिप्रायता इज कॉमन इन वातज एंड कफज ज्वर बोथ। ठीक है। तो आपका ये छर्दी, छर्दी याद रखना, छर्दी, उसमें क्या था शुष्क छर्दी वातज में, कफज में क्या है छर्दी, तो दोनों में सर्दी कॉमन है, आ सकता है छर्दी, कॉमन है क्या नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बनता है। पहला चैप्टर थोड़ा बड़ा है, लेकिन शॉर्ट में पढ़ा दिया है तो थोड़ा इजी हो जाएगा आपको। फिर ये वाला श्लोक छोड़ सकते हैं आप, संसर्ग ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आता है, आगंतुक ज्वर। आगंतुक ज्वर चार प्रकार के हैं, अभिघातज, अभिसंगत, अभिचारज और अभिशापज। एक जैसे लगते हैं, अभी अभी, तो अभिषेक बच्चन जैसा लगेगा, बिल्कुल अभिषेक की तरह। ठीक है, अभिघात, अभिसंग, अभिचार, अभिशाप। ठीक है। तो इसमें दोष पूछ लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है, एक तो ये क्वेश्चन बन गया आगंतुक ज्वर के कितने भेद हैं, चार है। दोष पूछ लेते हैं, तो अगले श्लोक में लिखा है अभिघात क्या है, वायु दुष्ट शोणित, तो वात के साथ जब रक्त होता है, तो अभिघात, आप दिमाग लगाओ अपने आप कंसेप्ट बन जाएगा। अभिघात का मतलब क्या है, चोट लगी है,
ठीक है, तो आगंतुक ज्वर है, चोट के कारण आया। तो वात के साथ चोट लगी तो तुरंत वात का प्रकोप होगा। ठीक है, ओनली वात का होगा सभी दोषों में। ठीक है, और वात के प्रकोप के साथ रक्त का भी दुष्टि होगी। भाई एक्सीडेंट हुआ है, चोट लगी है तो खून भी आ रहा होगा, ठीक है, रक्त की दुष्टि। तो वात दुष्ट शोणित जन्य, ये मान के चलो, ऐसे याद रहेगा आपको। अभिसंगत क्या हो गया? अभिसंगत में है वात पित्त जन्य, अभिसंगत का याद रखना थोड़ा कंसेप्ट, वात पित्त जन्य, बाकी सारे आसान है। अभिचारज और अभिशापज, अभिचारज और अभिशापज दोनों सन्निपातज हैं। कैसे याद रखना है? चारज का चय और शापज का शय, चषा, चषा से याद रखना सन्निपातज, चय शाह। अभिचारज का चय, अभिशाप, अभिशापज का शय, चषा सन्निपातज, तो दोनों ये कवर हो गए। अभिघातज का कवर ही हो गया, और जो बचा वो वात पित्त है। तो कितना इजी तरह से हमने कर लिया है ना। तो चलिए अगला देखते हैं फिर, कुछ इंपॉर्टेंट क्या है इसमें। ये इंपॉर्टेंट है, 15 नंबर की पहली लाइन, ज्वरस्थ एक संताप लक्षण। संताप लक्षण, एक ही लक्षण ज्वर का है, संताप लक्षण। ठीक है, निज आगंतुक विशेष से दो प्रकार के होते हैं, लिखा हुआ है। फिर ये पूर्व रूप है, पूर्व रूप का भी श्लोक इंपॉर्टेंट है, 16 नंबर श्लोक है आपका। इसमें कुछ मुख्य पूर्व रूप है जिनको मैं पढ़ा देता हूँ, जो आपको यार, मुख वैरस्य है। नॉर्मल सी बात है, आपको बुखार आता है तो मुख का टेस्ट, मुंह का टेस्ट सही थोड़ी होता है, आपको पता ही नहीं चलता कि क्या खा रहा हूँ, मेरे को नमक का भी टेस्ट नहीं होता है और मिर्च का भी नहीं होता है, तो मुख वैरस्य। ठीक है, गुरु गात्रत्वम अनन्ना विलासा, खाना खाने की इच्छा नहीं होगी, अनन्ना विलासा। ठीक है, बुखार आने से पहले की बात कर रहे हैं, पूर्व रूप, प्रोडोमिनल सिम्टम। चक्षुरो आकुलोत्तम, ठीक है, निद्रा आधिक्यम, विनाम, सुन्नपन होगा शरीर में, वेपथु, बेचैनी होगी, लोम हर्ष, दंत हर्ष, ये याद रखना। और दीर्घ सूत्रता याद रखना, दीर्घ सूत्रता, दीर्घ सूत्रता, आलस्य। ठीक है, प्रतीपता स्वय कार्येषु, प्रतीपता स्वय कार्येषु, ये याद रखना, प्रतीपता स्वय कार्येषु। फिर गुरु नाम वाक्येषु असूया, गुरु नाम वाक्येषु असूया, ये वाला आपको याद रखना है। बाले भय प्रद्वेषे, बच्चों से द्वेष रखता है, बाले भय प्रद्वेषे। स्वय धर्मेश्व चिंता। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, ये कुछ वर्ड बताए ना मैंने, गुरु नाम वाक्य जो है, प्रतीपता स्वय कार्येषु, अपने कार, प्रतीपता स्वय कार्येषु का मतलब अपने काम में मन ना लगना। गुरु नाम वाक्य सूया का मतलब क्या हुआ? गुरुओं की बात भी ना मानना, यानी अपने बड़ों की, बाले बच्चों से द्वेष रखना। तो ये हो गया। तो ये पूर्व रूप है, कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना आप। जो बता रहा हूँ वही आएगा, उसके एक्स्ट्रा नहीं आएगा। आप ये मत सोचना कि इतना सारा है वो छोड़ दिया है सर ने, तो वो क्यों नहीं, वो नहीं आएगा, आप बेशक टाइम बर्बाद करेंगे अपना। 17 नंबर श्लोक है, महेश्वर कोप प्रभय, ज्वर किससे होता है? महेश्वर कोप प्रभय, ये याद रखना। ठीक है, फिर इसमें ये इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, ना अन्य व्याध्यस तथा, 17 नंबर श्लोक में, ना अन्य व्याध्यस तथा दारुणा, सॉरी ये वाली, दारुणा बहु उपद्रवा दुष्चिकित्से यथा अम्यति। तो ये लाइन लिख के आती है, ना अन्य व्याधि तथा दारुणा बहु उपद्रवा। ये लाइन किसके लिए बोली है? कि ऐसी कोई व्याधि नहीं है, मतलब इसके अलावा ऐसी कोई व्याधि नहीं है जो इतनी दारुण हो, इतनी खतरनाक हो, इतने उपद्रव हो, इतनी दुष्चिकित्सीय हो, जिसकी चिकित्सा करना संभव नहीं है। तो आप सोचेंगे कि यार ऐसी तो दिमाग में आ नहीं रही है, उन्माद वगैरह लगा देते हैं, ठीक है, या कुष्ठ लगा देते हैं, प्रमेह लगा देते हैं, आजकल तो प्रमेह की इलाज नहीं है। लेकिन ज्वर है, ज्वर के लिए बोला है, तो याद रखें, ना अन्य व्याधि तथा दारुणा बहुद्रवा दुष्चिकित्से, ज्वर के लिए बोला है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपका अगला जो है, ये चिकित्सा बताइए, लंगन और अपतर्पण करेंगे। फिर ये इंपॉर्टेंट है अगला, 18 नंबर श्लोक जो है, जीर्ण ज्वरेशु तो सर्पी से, सर्पी से पानम प्रशस्यते। जीर्ण ज्वर, क्रोनिक जो फीवर होता है उसमें सर्पी पान करवाना है हमेशा। ठीक है, तो सर्पी से पानम प्रशस्यते। सर्पी से क्या होता है? सर्पी स्नेहाद वातम सम्यति, स्नेह होने के कारण वात का शमन करता है, हमने पढ़ के आए स्नेहा अध्याय में। घृतम पित्ता अनिल हरम रस्तु करोजसा मितम निर्वापणम मृदुकरम स्वर्ण वर्ण प्रसादनम, घृत की गुण में पढ़े थे ना। तो स्नेहाद वातम सम्यति, संस्कार होने से, कोई औषधि का संस्कार कर दें, उसको पका दें कफ, कफ अग्न औषधि से, तो कफ को भी कम कर देगा। ठीक है, पित्त को भी कम कर देगा, भाई पित्त को तो कम करता ही है, पित्त की बेस्ट औषधि है सर्पी। ठीक है,
तो तस्मा जीर्ण सर्पि से, तो ये इंपॉर्टेंट है घी की। ऐसी चिकित्सा स्थान में बोला है जीर्ण ज्वरेषु तो सर्पे पानम प्रशस्यते है। सर्वे, उन्होंने पेय के बारे में बोला है कि जीर्ण ज्वर में दूध से बढ़िया औषधि कोई नहीं है, जबकि निदान में बोला है घी से बढ़िया औषधि नहीं है। जब हम चिकित्सा स्थान पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे। तो देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अगर इसमें है तो पहला चैप्टर आपका फिनिश होता है, थोड़ा लेंदी था, इतना आप याद कर ले तो इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। फिर अगले हम वीडियो में चरक निदान स्थान के बाकी चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, पहला चैप्टर थोड़ा लेंदी था। तो चलिए, वीडियो कैसी लगी हो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, जय आयुर्वेद।